जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज से एक नया आगाज़ होने वाला है यूपी टीईटी के लिए, जिसमें हम लोग एसएसटी करने वाले हैं, ठीक है ना? एसएसटी के वो सभी 60 प्रश्न करने वाले हैं। एक बात समझिए कि सीटेट और यूपी टेट में ख़ास अंतर ये होता है कि सीटेट में आपको टीचिंग पेडागोगी के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 में से। जो एसएसटी होता है उसमें 60 में से 30 प्रश्न टीचिंग पेडागोगी के होते हैं और 30 प्रश्न आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से होते हैं। लेकिन वही यूपी टेट में टोटल के टोटल लगभग 55 के आसपास प्रश्न जो होते हैं, वो सभी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूज़िक, ईवीएस इन सभी से मिला के होते हैं। इसमें टीचिंग का रोल कम होता है, मुश्किल से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज से यूपी टेट के लिए, एसएसटी के लिए, ठीक है ना? एसएसटी के लिए हम लोग एससीईआरटी की किताबों को पढ़ने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में किताबें चलती हैं 6 टू 8 की, उन सभी किताबों को करने वाले हैं। फिर म्यूज़िक भी करेंगे, गृह विज्ञान भी करेंगे, उन तमाम किताबों को करने वाले हैं। फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, एक-एक करके। फिलहाल आज का ये सेशन पहला वीडियो है, जो पृथ्वी और हमारा जीवन किताब से लिया गया है और इसमें हम लोग किताब को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक क्लास 6 का है, यूपी बोर्ड का है, एससीईआरटी का किताब है। पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट से हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए, पहला पार्ट है हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल, जब आप इस किताब को देखेंगे मेरे भाई, आप मेरे साथ रहिए, किताब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें नहीं लिखी हैं। यही कह रहा है कि रात में जब हम छत पे सोते हैं तो आसमान कैसा दिखता है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले वे सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बात आप ध्यान रखिएगा कि आकाश में जो कुछ भी आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं, उसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे वे सभी शामिल हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक यहाँ देखेंगे, एक बच्ची है जो रात में सो रही है, आसमान की तरफ देख रही है। उसके मन में विचार आ रहा है कि ये जो ऊपर टमटमा रहे हैं, ये सब क्या हैं? ठीक है ना? देखिए, कह रहा है कि आकाश में अनेक तारे हैं, जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। आकाश में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन वो सभी सूर्य से भी बड़े-बड़े तारे हैं। ठीक है? परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे और कम प्रकाशवान क्यों दिखाई देते हैं? ये सब बच्ची का एक सवाल है। तो देखिए मेरे भाई, यह बहुत दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है हमें, इस किताब में बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और समझिए आप इसमें। देखिए, जो तारे हैं मेरे भाई, वो एक गर्म गैस के गोले से बने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सीटेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट के भी ये प्रश्न हो सकते हैं, जिनमें स्वयं प्रकाश और ऊष्मा होता है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? उन्हें तारा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारा। और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है मेरे भाई, उसे हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, आपकी किताब में बताया गया है कि आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। कितने हैं मेरे भाई? 88 नक्षत्र मंडल हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम हैं ओरियन, अर्सा मेजर यानी बिग बियर, कैनिस मेजर यानी ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर यानी सप्तर्षि मंडल। ठीक है ना? ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। बात करें अगर सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मेरे भाई, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ और भी खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड, इन सभी को मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण होता है मेरे भाई, यानी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है ना? इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। और उस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है मेरे भाई? सूर्य होता है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बात आप समझिए। अब अगर हम बात करें सूर्य के बारे में, तो देखिए मेरे भाई, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आप सभी जानते हैं, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है।
हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं हमारी पृथ्वी के जैसे। बात समझ में आ रहा है? सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है यह जो सूर्य है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और 3 लाख प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 19 सेकंड। दूरी कितनी है? 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है पृथ्वी से सूर्य। बात समझ में आ रहा है? एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके यूपी टेट की क्लास चल रही है और यूपी टेट में यही सब पूछा जाता है मेरे भाई। अब अगर हम बात करें ग्रहों की, यानी प्लेनेट की बात करें, तो जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए मेरे भाई, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित, जो उनके लिए निर्धारित कक्षा है उसमें जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह की खास बात होती है मेरे भाई कि ग्रह उनमें स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वयं प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता उन्हें हम ग्रह कहते हैं। वे फिर प्रकाशित कैसे होते हैं? तो मेरे भाई वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। जैसे सूर्य भी एक क्या है? तारा है, ग्रह नहीं है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। देखिए, जैसी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा एक किसी अन्य ग्रह के कक्षा को न काटते हों। एक ग्रह होने के लिए ये होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर हम बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, इस क्रम में अगर हम बात करें तो मेरे भाई सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये ध्यान रखिएगा आप। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो विपरीत दिशा में, यानी जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना मेरे भाई, उस तरह से विपरीत दिशा में ये सभी चक्कर लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब ग्रह अपनी धुरी पर ही घूमते हैं तो उन्हें हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? परिभ्रमण। जब ग्रह अपनी दूरी पर ही घूमे तो उन्हें परिभ्रमण कहते हैं, लेकिन वही घूमते घूमते जब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उन्हें हम परिक्रमण कहते हैं। दो बातें ध्यान रखना है। अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, ग्रहों की अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें, यानी अर्थ की बात करें, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सबसे पहले कौन था मेरे भाई? बुध था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे आता है और आकार में अगर बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार का है और ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी हुई है। ये बात किताब आपका बता रहा है। इसलिए इस आकार को हम क्या कहते हैं? भूआभ कहते हैं, जियोड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जीवन जीने के लिए ना सबसे उपयुक्त परिस्थिति पृथ्वी पर ही पाई जाती है। इसलिए पृथ्वी का एक और नाम है हरित ग्रह। क्या कहते हैं मेरे भाई? हरित ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन जीने की सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसका एक और भी नाम है, उसे हम नीला ग्रह कहते हैं। मेरे भाई, जब आसमान से हम देखते हैं तो पृथ्वी पर सबसे अधिक हमें पानी दिखाई देता है और चूंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल है, पानी है, इसलिए पृथ्वी का एक और नाम है नीला ग्रह। पृथ्वी पे जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए पृथ्वी का एक और नाम है हरित ग्रह।
बात समझ में आ रहा है? और ये भूमध्य की तरफ थोड़ी-सी चपटी है, इसलिए इसे भूभाग भी कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब अगर हम बात करें उपग्रहों के बारे में, ठीक है ना? सैटेलाइट के बारे में तो मेरे भाई कई बार पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। किस प्रकार का? देखिए, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। एक होता है कृत्रिम उपग्रह और एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है ना? देखिए, एक चार्ट आपके यहाँ इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रहों के नाम हैं और उनका कलर बता रहा है कि बुध भूरा कलर का, शुक्र हल्का पीला, पृथ्वी नीला हरा, मंगल लाल और भूरा, बृहस्पति गुलाबी रंग, ठीक है ना? तो ये कलर बताया गया है। खास करके इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार का वलय यानी रिंग पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें चंद्रमा के बारे में मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यही है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है ना? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है मेरे भाई? 1/4 है। और यह चंद्रमा जो है ना मेरे भाई, सूर्य के प्रकाश से यह प्रकाशित होता है, इसलिए क्या है? ये ग्रह है। क्या है मेरे भाई? यह ग्रह है, ठीक है ना? चंद्रमा के इस प्रकाश को हम लोग चांदनी कहते हैं, मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे करीब उपग्रह है, सबसे करीब आकाशीय पिंड है, ठीक है? अगर हम भ्रमण की बात करें मेरे भाई, तो शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। देखिए, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना मेरे भाई, लेकिन सभी ग्रह यानी शुक्र और यूरेनस को छोड़ दीजिए तो सभी ग्रह विपरीत दिशा में चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसे, ठीक है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो और ये आपको लग रहा हो कि ज़रूरी है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके ही कमेंट से ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर रुक जाएगा यहीं पे, ठीक है ना? देखिए, इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा जो होती है ना, वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, यानी सीधी होती है। बाकी ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा विपरीत होती है, ठीक है? अब अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रहों के बारे में, तो देखिए, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं ना मेरे भाई, ये भी सूर्य के की परिक्रमा करते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं, ठीक है? और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक छोटे-छोटे पिंड हैं, ठीक है ना? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। बात समझ में आ रहा है ना? अब उल्कापिंड क्या है उसे हम समझेंगे। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। ध्यान से समझिए, कभी-कभी क्या होता है कि पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, ठीक है ना? और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं फिर? टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब हम पुच्छल तारे के बारे में समझेंगे। देखिए मेरे भाई, क्या है? धूमकेतु, ठीक है ना? पुच्छल तारा कहिए या फिर धूमकेतु कहिए, बर्फ, धूल और गैस से बने यह आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं और सूर्य के ताप के कारण इनकी गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है और यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देती है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, ठीक है ना? अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम, जिसे प्लूटो कहते हैं, यह 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था।
इसलिए 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते हैं। ठीक है ना, कितने मेरे भाई? 8। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, प्रकाश की गति क्या है? 1 लाख। ये यहाँ आपको बता रहा है प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। ब्लैक होल के बारे में बता रहा है कि ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव यानी आकर्षण से बच नहीं सकता। ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये रहे आपके एससीईआरटी यूपी के भूगोल के क्लास 6 का पहला अध्याय, पहला पाठ आपका। अब हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में समझेंगे। आज का वीडियो इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।